The next point which come in the opposed to public policy category is a traffic relating to the public offices. Now, what this word traffic here stands for? This didn't stand for the word of a meaning road traffic. Be clear here. Traffic मतलब खरीदना और बेचना, इस एंगल से यहाँ पे मीनिंग आता है ट्रैफिकिंग, दैट इज टू सेल एंड परचेस. देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो. अभी ना कल आप सीए बन गए. और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एक अकाउंटेंट का जॉब है, समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई जॉब जो गवर्नमेंट में है. वो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, और ना मेरी कोई पहचान है या मैं भी इंटरनल गवर्नमेंट सर्वेंट टू कंसिडर कर लो, और मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आई विल मेक श्योर कि ये जॉब आपको ही मिल जाएगा, और उसके बदले में आप मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे. तो अब आपने मुझे वो 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मैं आपको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाई, तो क्या मैं आप कोर्ट में जाके मेरे अगेंस्ट वो 2 लाख रुपए रिकवर कर सकते हो क्या? तो सीधी सा आंसर क्या होगा, बोलो. नो, यू कांट रिकवर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट of your contract, consideration of your contract is a void वहां पे. कि पैसों के लिए मैंने आपको माय मिस्टेक, पैसे लेके मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि गवर्नमेंट जॉब दे दूंगी. गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी बेस कभी पैसा नहीं हो सकता. सेम वे एग्जांपल ले लो, एक 5 लाख रुपए दिए हमने, और वो जो कमिटी होती है ना पद्म भूषण पद्म विभूषण वगैरह पुरस्कार वाली, तो उनको हमने 5 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस किया, और उन्होंने उसके बदले में हमें वो पुरस्कार देने के लिए प्रॉमिस किया. तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ऑफ कोर्स दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू द पब्लिक ऑफिस कंसिडर किया जाता है. देखो इन डिटेल जाते हैं. An agreement to traffic मतलब खरीदी बिक्री. And a public office is opposed to the public policy as it interfere with the appointment of a person best qualified for the service of public. अदरवाइज अगर वो पैसे वाला ट्रांजेक्शन नहीं होता तो वहां पे कौन अपॉइंट होता? देखो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन वहां पे अपॉइंट होता. लेकिन इस पैसे वाले ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी है. Public policy require that there should be no money consideration for the appointment of an office in which a public is interested. Public policy require करती है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में मनी कंसिडरेशन होना नहीं चाहिए. उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वहां पे. they are simply sell of public office and therefore agreement are considered to be void. Number 1, an agreement to pay the money to the public servant in order to induce him to retire from the office so that another person may secure the appointment. This agreement is also void. ये भी बहुत बार होता है. जब तक पिछला वाला पोस्ट खाली नहीं होता ना, नया पर्सन अपॉइंट नहीं होता है, तो जनरली लोग क्या कोशिश करते पता है, जिसकी 2 साल 4 साल सर्विस बची ना, उसको 5-10 लाख देने के लिए एग्री कर देता है, और उसको बोल देते हैं कि आप वीआरएस ले लो, लाइक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, तो वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना, फिर नया बंदा वहां पे अपॉइंट करना इजीली पॉसिबल हो जाएगा. तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ में हुआ है कि उसको इंड्यूस किया गया है कि आप जॉब छोड़ो, रिटायर हो जाओ, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर किया गया वहां पे. दूसरा एग्जांपल दिया उन्होंने, एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण फॉर अ रिवॉर्ड इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वॉइड. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म रत्न, ये सारे अवार्ड आप पैसे दे के लेना चाहते हो, तो ये एग्रीमेंट भी क्या कंसीडर किया जाएगा, बोलो वॉइड कंसीडर किया जाएगा. सो 4 पॉइंट करना है आपको. 4 पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, देखो any agreement which make a trafficking relating to the public offices, public awards, that agreements are considered as a void agreement. The next point आता है 5th point, agreement rendering to create the monopolies. आपको पता है हम लोग फ्री कंपटीशन एज में रहते हैं. कोई भी एग्रीमेंट उसका ऑब्जेक्ट है कि कंपटीशन को रोक के मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो void कंसिडर किया जाएगा. ओके, agreement having for their object the establishment of monopolies are opposed to the public policy and therefore वो क्या हो जाएंगे, बोलो void consider किए जाएंगे. Then next one देखो, marriage brokerage agreement is the next point. Next one क्या आ जाएगा, marriage brokerage agreement is the next point we are going to see. Marriage brokerage agreement is the next point we are going to see. अब मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में क्या आ जाता है, देखो वहां पे अगर पैसे देके किसी की शादी फिक्स कराने का एग्रीमेंट किया है, अगर
पैसे लेके किसी की शादी फिक्स कराने का एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, void हो जाएगा. एग्रीमेंट टू निगोशिएट द मैरिज फॉर रिवॉर्ड which is known as a marriage brokerage agreement भी क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, void as because it is opposed to the public policy. हाँ, for example an agreement to pay the money to the person hired to procure a wife, मेरे लिए वाइफ ढूंढ के दो, आपको पैसे दे दूंगा, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, void है, वो पैसे आप कोर्ट में जाके रिकवर नहीं करा सकते हो. हाँ, तो ना आप मुझे क्या करोगे पता है, अगला क्वेश्चन आपका होगा फिर मैम इतने सारे मैरिज ब्यूरो तो चलते हैं और वो तो शादी फिक्स करके देने का ही काम करते हैं, बट देखो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है. मैरिज ब्यूरो जो है ना वो मैरिज ब्यूरो शादी फिक्स नहीं करता है, याद रखो. हाँ, अगर आपने कभी प्रॉपरली देखा होगा तो मैरिज ब्यूरो डू द जॉब ऑफ ओनली मैच मेकिंग. हाँ, दे प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन, यू विल गेट ओनली इंफॉर्मेशन देयर. इट्स जस्ट लाइक अ naukri.com. ओके, जैसे कि जिसको जॉब चाहिए उसको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटीज है, और जिसको कैंडिडेट चाहिए उसको पता चल जाएगा कि बाबा कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सूटेबल है वहां पे. तो इट जस्ट लाइक naukri.com, सेम वे marriage.com आर देयर. हाँ, कि जिसमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, याद रखो मैरिज ब्यूरोज डज नॉट निगोशिएट द मैरिज फॉर रिवॉर्ड. हाँ, देयरफॉर वो इस पॉइंट के नीचे कवर नहीं होते, दे आर वैलिड, याद रखो मैरिज ब्यूरोज. हाँ, क्योंकि वो शादी फिक्स करने के पैसे हमसे नहीं लेते, वो पैसे किस चीज के लेते हैं, हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करने के पैसे वो क्या करते हैं वहां पे ले लेते हैं. सो 6 पॉइंट ध्यान में आ गया, विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट are opposed to the public policy under the 6th point. Now 7th point is interference with the course of a justice. न्याय प्रक्रिया में अगर कहीं पे हस्तक्षेप करने वाला कोई एग्रीमेंट आप करते हो तो वो भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, void कंसिडर किया जाएगा. इंटरफियरेंस with the course of justice. An agreement whose object is to induce the judicial officer of the state to act partially or corruptly is a void as being opposed to the public policy. हाँ, so also number one example देखो, आप directly जज को ही पैसे ऑफर कर रहे हो, किस पर्पज के लिए, उसको करप्ट डिसीजन देने के लिए, सीधे सीधे एग्रीमेंट void है. हाँ, क्यों, क्योंकि आप इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस कर रहे हो. हाँ, नंबर 2, अगर आप एग्रीमेंट करते हो बाय ए टू रिवॉर्ड बी who is intended to witness in a suit against the A in consideration of being absenting himself from the trial. एक साक्षीदार है, वो ट्रायल में आने वाला है और आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो, हाँ विटनेस है और वो केस के ट्रायल में आने वाला है विटनेस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, और आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि आज हाजिर मत रहो, आपको 5 लाख दे देंगे. हाँ, ये एग्रीमेंट भी void है. क्यों बोलो, क्योंकि ये भी इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस करता है. सो इन ऑल एन एग्रीमेंट जो कंटेम्पलेट करता है यूज ऑफ अंडरहैंड मीन्स, गलत रास्ते यूज करता है ताकि लॉ मेकिंग और न्याय प्रक्रिया को डिस्टर्ब करे, टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड एज अ void. हाँ, सिमिलरली किसी पुलिस ऑफिसर को भी अगर आप कहीं से इंड्यूस करते हो पैसे देके, हाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी आप इंड्यूस करते हो पैसे देके, तो वो भी एग्रीमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा, void. हाँ, एन एग्रीमेंट टू इंड्यूस एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शियली और करप्टली इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ void. तो लेजिस्लेटिव को आप पैसे देके लॉ में कुछ चेंजेस करवा के लेना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव को पैसे देके आप अपने साइड से कोई डिसीजन करवा के लेना चाहते हो, या जुडिशरी जजेस को पार्शियली या करप्टली एक्ट कराने लगाना चाहते हो पैसे देके या समथिंग अदर अंडरहैंड यूज करके, तो ये सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे बोलो, दिस ऑल एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ void because they interfere in the course of justice. हाँ, न्याय प्रक्रिया में वो हस्तक्षेप करते हैं, इसीलिए सारे एग्रीमेंट क्या कंसिडर किए जाएंगे, void कंसिडर किए जाएंगे. गेटिंग द पॉइंट. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट जो आता है 8th पॉइंट, इट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन. 8th पॉइंट क्या आ रहा है देखो, इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन इज द 8th पॉइंट वी आर गोइंग टू सी. Now you will ask what is this interest against obligation. हाँ, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन स्टैंड्स फॉर आप कोई ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करते हो एग्रीमेंट के थ्रू जो आपके ड्यूटी के बीच में आता है. इफ यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, हाँ,
which is creating an interest, which is coming in between the fulfillment of your duties. जैसे कि एक सिंपल सादा एग्जांपल समझो आप ले लो, कि मेरा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए अच्छा सीमेंट और जो भी वो क्रश सैंड वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं वो हाई एंड अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल करवाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने चिराग को अपॉइंट किया एज माय एजेंट कि यू विल मेक श्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम which is the good quality cement and let me know, and according to your suggestion or your guidance I will take that particular cement. अब ना एक सप्लायर, एक 3-4 महीने तो ये अच्छे से चलता है सब कुछ, और एक सप्लायर सडनली आ जाता है जो चिराग को बोलता है कि अभी मार्केट रेट 350 रुपए पोता चल रहा है, ये सीमेंट थोड़ा सा अंडर हैंड है, इतना भी कुछ खराब नहीं है, बट ना मैं आपको क्या करूंगा 300 से दे दूंगा, आप मालिक को बोल देना कि इसका रेट 320 है, आपको 20 रुपए पर बैग यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. तो ये जो एग्रीमेंट चिराग और सीमेंट सप्लायर के बीच में हुआ है ना, ये चिराग के ड्यूटी के बीच में आता है ना, इट इज अगेंस्ट चिराग ड्यूटी, क्योंकि चिराग की ड्यूटी तो किसके टुवर्ड्स है, देखो मेरे टुवर्ड्स है. ही शुड हैव एक्चुअली मेक श्योर कि मुझे जो सीमेंट मिलेगा वो अच्छे क्वालिटी का ही होगा. तो ये एग्रीमेंट चिराग और उस सीमेंट सप्लायर के बीच में वॉइड है, क्योंकि वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है. ध्यान में रहे. दो मॉड्यूल एग्जांपल देखो. नंबर 1 एग्जांपल, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल्स कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड. सेम हमारा एग्जांपल, एजेंट ने प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना किसी आउटसाइडर से अपने एजेंसी के आउटसाइड कोई कंसिडरेशन लिया है, तो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो वॉइड कंसिडर किया जाएगा. और एक एग्जांपल दिया है, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ द फर्म, ए क्या बोलो फर्म का मैनेजर है, एंड एग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स. एक्स को ही फर्म का कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रॉमिस करता है, इसके बदले में उसको प्राइवेटली 2 लाख रुपए देता है. तो यहाँ पे भी आपको पता है मैनेजर की ड्यूटी क्या है, बोलो फर्म के टुवर्ड्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे. लेकिन ये किसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, फर्म का बेस्ट ऑफ बेस्ट देखता ही नहीं, उसको प्राइवेट 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तो बस उसी का फायदा वो वहां पे देखता है, और वो प्रॉमिस करता है उस एक्स को कि आप मुझे 2 लाख दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे दूंगा फर्म का हमारे. तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो वॉइड. रीजन क्या बोलो, इट इज क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन विच इज अपोज्ड टू द पब्लिक policy, and therefore the agreement is considered to be a void agreement, not enforceable in the court of a law. ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है. एंड यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में लास्ट पॉइंट 9th आता है, वो है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन द पार्ट. कंसिडरेशन अनलॉफुल इन द पार्ट मतलब देखो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जब हम एक एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसका हाफ कंसिडरेशन वैलिड हो सकता है और हाफ कंसिडरेशन इनवैलिड है. तो क्या करना है, गेटिंग द क्वेश्चन मार्क व्हिच आई एम आस्किंग यू, दैट इफ समटाइम इट हैपन कि इन अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट हाफ कंसिडरेशन इज वैलिड एंड हाफ कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, तो वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर इसका ऐसा है, अगर वो एग्रीमेंट, पहले मैं लॉ बताती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ, फिर वापस हम लोग लॉ रीड करते हैं. अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है कि वो सेपरेबल है, मतलब लॉफुल पार्ट को अनलॉफुल पार्ट से अलग किया जा सकता है, तो लॉ क्या कहता है, लॉफुल पार्ट वैलिड है और एनफोर्सेबल है, अनलॉफुल पार्ट इनवैलिड है, इलीगल है, नॉट एनफोर्सेबल है, वॉइड है. लेकिन अगर वो लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट एक दूसरे से इतना कनेक्टेड है कि उसको सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर एंटायर एग्रीमेंट अनलॉफुल और वॉइड है. Getting the point what the law I have told you, if the lawful part and unlawful part are capable of being separatable, then lawful part will be enforceable, unlawful part will not be enforceable. But अगर वो separable नहीं है, एक दूसरे से connected है entirely, तो agreement क्या हो जाएगा, बोलो वहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void कंसिडर किया जाएगा. देखो अभी एग्जांपल क्या दिया है, A promises to superintend on behalf of a B a legal manufacturer of a indigo and illegal traffic in other article. A को एज ए सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट किया है. A को 2 चीजों पे सुपरिंटेंडेंस करना है. नंबर 1 लीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो बी, और नंबर 2
कुछ अनलॉफुल आर्टिकल्स का वो ट्रैफिकिंग करते थे, उस पर भी उसको क्या करना है, सुपरिंटेंडेंस करना है। हाँ, अब बी को ना कॉमन सैलरी मिली है, दोनों की मिला के कॉमन सैलरी। हाँ, ए को सॉरी, बी प्रोमिसेस टू पे ए ₹20,000 पर मंथ। हाँ, अब इसको अलग कैसे करें ना, तो एग्रीमेंट एंटायर क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड है। हाँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द ईज प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन फॉर द बीज प्रॉमिस बीइंग इन पार्ट क्या है वहां पे, अनलॉफुल है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सैलरी वो अलग अलग देते ना, कि बाबा आपको वो लीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो के लिए एक 5,000 दिया जाएगा, और आपको ट्रैफिकिंग एंड अदर आर्टिकल पे सुपरिंटेंडेंस करने के लिए 15,000 दिया जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो लीगल की सैलरी रिकवर करता और अनलॉफुल की सैलरी रिकवर नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे उसको सैलरी लमसम है, इन वन अमाउंट है, 20,000 रुपीज। हाँ, तो इसको सेपरेबल नहीं है ना एक दूसरे से, सो एंटायर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड कंसिडर किया जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। हाँ, कि अगर वन और मोर पार्ट लॉफुल है और वन और मोर पार्ट अनलॉफुल है, लॉफुल अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल है। हाँ, तो वो एग्रीमेंट उतना जितना लॉफुल है उतना वैलिड हो जाएगा, और जितना अनलॉफुल है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से वॉइड हो जाएगा। बट अगर वो सेपरेबल नहीं है तो एंटायर एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, वॉइड कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे हमारा सेक्शन 23 जो है वो सेक्शन 23 क्या होता है, एंड होता है। अच्छा, दैट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड आउट which point we have discussed out, an object or consideration of a contract must be क्या होना चाहिए, lawful होना चाहिए। हाँ, तभी एग्रीमेंट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और उसके वो 6 पॉइंट्स जो हमने क्या किए वहां पे डिस्कस किए। सो इन सिंपल लैंग्वेज बात करें तो we have discussed today section number 23. Section number 23 says that for creating a valid contract, the consideration or object of the contract must be lawful. Section 23. Now consideration and object are not the same things. They are different things. Okay, consideration stands for something in return which we take from other party, and object stands for the very purpose of the contract, very object of the contract. As per section 23, in the 6 circumstances the object or consideration of the contract will be unlawful. What are that 6 circumstances? Number 1, if it is forbidden by law. जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो, अगर वो एग्रीमेंट बेसिकली लॉ ने फॉरबिड ही किया है करने से, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, अनलॉफुल, वॉइड हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा हमारी टेस्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था कि वाइफ के जिंदा होते हुए वो इंसान प्रॉमिस करता है कि वो सेकंड शादी उस अनदर लेडी के साथ में करेगा उसकी वाइफ के मरने के बाद। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिंग सेकंड टाइम व्हाइल योर फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ इज अलाइव इज अ फॉरबिडन बाय लॉ, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा, बीइंग प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, if it is permitted, it would defeat the provision of the law. इसका मतलब देखो, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप करना वैलिड है, लेकिन ना एक हमारे लॉ बुक में दिया हुआ एग्जांपल इसका ऐसा है कि लीकर एक्ट जो है ना, लीकर एक्ट, उस एक्ट के नीचे एक बार लीकर लाइसेंस एक इंसान को दे दिया ना, तो वो लीकर लाइसेंस किसी और को क्या नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। और एक एग्जांपल में से हो जाता है कि A agrees to take B and C as a partner in his liquor shop. नाउ देखो, नॉर्मली एग्रीमेंट वैलिड होता क्योंकि पार्टनरशिप करने में कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हम लोग अलाउ करें तो ये लॉ प्रोविजन को ही डिफीट करेगा ना। कैसे डिफीट करेगा बोलो लॉ प्रोविजन को? लॉ प्रोविजन क्या बोलती है कि लीकर लाइसेंस असाइनेबल, लीकर शॉप का लाइसेंस असाइनेबल नहीं है, तो इसकी वजह से एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड, क्योंकि इफ परमिटेड इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। नंबर 3 पॉइंट ध्यान में गया, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, एज वी हैव टेकन आउट, अगर आपके एग्रीमेंट का वेरी पर्पस ऑब्जेक्ट ही दूसरे को फंसाने का है तो भी आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दैट 3 thief agrees
to share the profit of whatever they have earned out of the fraud with the other people, this agreement is basically void because उसका purpose क्या है, fraud करना उसका purpose है. हाँ, then next one, fourth point, if it involve injury to the person or property of another. हाँ, अगर आप कोई ऐसा agreement करते हो जिसमें आप किसी के बॉडी या प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए दूसरे को पैसे देते हो, तो एग्रीमेंट भी क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो void. जैसे कि A agrees to pay B ₹5,000 if B bid to the C. This agreement is a void agreement being opposed to the public policy. हाँ, because it involve the, क्या involve करता है बोलो वो, उसमें involved चीज क्या है, उसमें इन्वॉल्व चीज क्या है बोलो, बॉडीली हार्म टू द अनदर पर्सन, बॉडीली इंजुरी टू द अनदर पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, तो एग्रीमेंट की बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. हाँ, अगर वो भी जाके सी को मार के आता है और वो 5,000 रुपए आके ए से मांगता है और ए मना कर देता है, तो बी कोर्ट में जा सकता है क्या वहां पे, नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है because it involve the injury to the property or body of another person. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने, इफ कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इमोरल है, हाँ, जिसको कोर्ट मोरालिटी के अगेंस्ट समझता है, नैतिकता के अगेंस्ट समझता है, जिस सोसाइटी में इमोरालिटी फैलाता है, ऐसे एग्रीमेंट को कोर्ट एनफोर्स करता नहीं है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने आपका घर किसी प्रोसिक्यूशन ऑक्यूपेशन करने वाले लेडी को रेंटल दिया हुआ है और अगर वो रेंट आपको नहीं देती है, तो आप कोर्ट में जाके वो रेंट रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि अब गिविंग योर हाउस ऑन अ रेंट, हाँ, to the prosecution occupation is immoral, opposed to public policy, so not enforceable in the court of the law. And the last point we have discussed was, if your agreement having an object which is opposed to the public policy, then also your agreement will be considered as a void agreement. Now I told you that word public policy is a very lengthy word. If we did not restrict this particular word, then to do a contract will become almost impossible. So इसलिए लॉ ने 9 points डाल के दिए, आपको बस उसी 9 points को ही consider करना है while dealing with which agreement are opposed to the public policy. ठीक है. नंबर 1 क्या है उसमें, ट्रेडिंग विद द एनिमी. हाँ, ट्रेडिंग विद द एनिमी, अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, ऐसे कंट्री के सिटीजन्स के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी. नंबर 2, अगर हाँ किसी क्राइम की फाइल की गई प्रोसिक्यूशन जो है वो हम पीछे लेते हैं, इफ यू प्रॉमिस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन which is filed in the court of a law and which is from the list of non-compoundable offences, हाँ, तो वैसा एग्रीमेंट void है, क्योंकि अगर क्राइम को पैसे देके पीछे ले ले तो क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे क्राइम का बिजनेस हो जाएगा. हाँ, और वो गलत चीज है, क्राइम को प्रमोट किया जाएगा. तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल ऑफेंसेस के लिस्ट में से अगर कोई क्राइम किया जाता है और उसका प्रोसिक्यूशन पीछे लेने का प्रॉमिस किया जाता है, तो वो भी एग्रीमेंट कैसा बोलो, वॉइड है. देन नंबर 3, अगर किसी बैड मोटिव के साथ आप दूसरे को किसी सूट को फाइल करके हाँ उसमें असिस्ट करने की हाँ प्रॉमिस करते हो, हाँ किसी सूट को दूसरे के अगेंस्ट फाइल करके उसमें असिस्ट करने का प्रॉमिस करते हो और साथ ही साथ उससे प्रॉमिस लेते हो कि जब वो सूट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सूट में से जो भी अमाउंट उस सामने वाले को मिलेगा उसमें से आप अपना शेयर लोगे कुछ हिस्सा. हाँ, और ये एग्रीमेंट करने के पीछे आपका मोटिव बैड मोटिव है, हाँ किसी अनराइटियस सूट को सपोर्ट करना आपका मोटिव है, तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड है, बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी. हाँ, देन अगर आप पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक्सेट्रा, ये पैसे देके खरीदना चाहते हो और उसके लिए किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, तो ये भी एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, बिकॉज बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी. हाँ, देन अगर आप कंपटीशन को रोक के मोनोपोली क्रिएट करने का एग्रीमेंट करते हो, तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. हाँ, देन पैसे लेके किसी की शादी फिक्स करवाने के लिए आप मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड है, being opposed to the public policy.
but here make it clear कि marriage bureau did not come within this particular provision, because marriage bureau did not fix the marriage. They only give you the information about the candidate which are eligible for the marriage. Then next one, if you make any kind of the agreement which interfere in the justice process, just like you are promised to give certain unlawful things to the judges, or you are partially, or you are trying to induce the judicial officer to act partially or corruptly, then also such a type of agreement are a void agreement. Then next one, if you create any interest which is against your duty, आपके ड्यूटी के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हो आप, और उससे अंडरहैंड बेनिफिट उठाते हो, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट भी क्या हो जाएंगे बोलो, वॉइड हो जाएंगे. जैसे वो मैनेजर 2 लाख रुपए लेके कॉन्ट्रैक्ट एक्स को देने का प्रॉमिस करता है, तो वो ऑब्लिगेशन अंडर क्या हो जाएगा, वहां पे वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन हो जाएगा. तो एग्रीमेंट क्या कंसिडर किया जाएगा बोलो, वॉइड, being opposed to the public policy. And ninth and last point we have discussed was, if your agreement have part consideration which is lawful and part consideration which is unlawful, and that two parts separable from each other, then lawful part will be enforceable in the court of law and unlawful part will not be enforceable. But अगर आपका agreement ऐसा है कि जिसमें दो पार्ट है, लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट, और वो एक दूसरे से सेपरेबल नहीं है, तो एंटायर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. अगर लॉफुल अनलॉफुल पार्ट एक दूसरे से सेपरेबल है, तो लॉफुल एनफोर्सेबल है, अनलॉफुल वॉइड हो जाएगा. और अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट एक दूसरे से सेपरेबल नहीं है समझो, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे एंटायर एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. सो हियर वी फिनिश आवर section 23, which says that an agreement must have the lawful consideration and lawful object for the creation of the valid contract with its 6 subpoints. The total chapter we have discussed here.